फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ अपन आए हैं। उसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे पहले अपन दो अधिनियम पढ़ चुके हैं, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। रीट एग्जाम की दृष्टि से 1935 का अधिनियम महत्वपूर्ण है। आरपीएससी द्वारा इस क्वेश्चन से, इस जो टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर लिया जाता है। इसकी पूरी संभावनाएं हैं, तो अपने को इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले अपन बात ये करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम है। इस अधिनियम के आने से पहले कई घटनाएं हुई थी, और पहली जो घटना है वो है 1928 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, परंतु इसका गठन किया गया था 1927 में। इसका गठन क्यों किया गया था? क्योंकि 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका विरोध किया गया। विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसमें 7 सदस्य थे, परंतु एक भी भारतीय नहीं होने के कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया। उसके बाद में 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए, और उनसे राय मशवरा करके 1932 में सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया। मगर जब 1930 का गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रखा था। 1931 में कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और भाग क्यों लिया? क्योंकि इससे पहले गांधी इरविन समझौता हो चुका था। गांधी जी की कई बातों को उस तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने मान लिया था। 1932 के अंदर फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, और इसमें फिर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो मैंने आपसे ये कहा कि 1931, 1932 और 1930 के अंदर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर 1932 में एक सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया। इस सांप्रदायिक पंचाट के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सांप्रदायिकता को और बढ़ा दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया था कि दलितों को अलग कर दिया गया था। दलितों को पृथक प्रतिनिधि दिया गया था, उनके लिए अलग से सीटें आरक्षित कर दी गई थी। और इसके पूर्ण जो समर्थक थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, और उन्हीं की बात को तवज्जो भी दिया गया और दलितों को पृथक प्रतिनिधि दिया गया। मगर गांधी जी इस बात के विरोधी थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदू जो पूरा समाज है उसमें दलितों को अलग कर दिया जाए। इसीलिए गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचाट या मैकडोनाल्ड पंचाट के विरोध में पूना की यरवदा जेल के अंदर आमरण अनशन करना प्रारंभ कर दिया। जब गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी तो मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं। तो अपन ने ये देखा कि 1935 के अधिनियम से पहले 1928 में साइमन कमीशन आया। 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट आया, और फिर पूना समझौता हुआ। इन सारी घटनाओं के बाद अपन देखते हैं कि 1935 के अंदर अधिनियम जारी किया गया। अब जब अधिनियम जारी किया गया तो इसका स्वरूप 1933 में ही बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। अपन अब देखते हैं कि इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिन्हें टॉपिक वाइज यहाँ दिया गया है, आपको ध्यान से देखना है। तो अधिनियम की पहली विशेषता यह है कि यह अधिनियम सबसे बड़ा था। यह बात अपन पहले भी कर चुके हैं। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद में प्रांतीय स्वायत्ता दी गई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि प्रांतीय स्वायत्ता कौन से अधिनियम की विशेषता है, तो 1935 के अधिनियम की। इस अधिनियम में 3 सूचियाँ जारी की गई, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के 59 विषय थे, राज्य सूची के 54 विषय थे और संवर्ती सूची के 36 विषय थे। जबकि वर्तमान में अपन अच्छे से जानते हैं कि संघ सूची के 100 विषय हैं, राज्य सूची के 61 और संवर्ती सूची के 52 हैं। तो संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप भी अपने को यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद में अपन चौथा बिंदु के रूप में देखते हैं कि आरबीआई का गठन किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ये 1935 अधिनियम की देन है, जिसके प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे। और स्वतंत्रता के बाद में जो प्रथम गवर्नर है उनका नाम था सी एस देशमुख।
उसके बाद में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश थे मॉरिस गायर। संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से जोड़कर नहीं देखा जाए, क्योंकि संघीय न्यायालय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहीं नहीं की जा सकती। तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1935 के अधिनियम में हुई, जिसके प्रथम न्यायाधीश थे, उनका नाम था मॉरिस गायर। उसके बाद में सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक प्रतिनिधि दिया गया, और इसी के साथ अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि दलितों को दिया ही गया था, और इसीलिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। उसके बाद बर्मा को भारत से अलग किया गया, मतलब बर्मा, जिसे आज वर्तमान में अपन म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, बर्मा या फिर म्यांमार भारत में ही था। 1935 के अधिनियम में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। 2 नए प्रांत बनाए, जिनका नाम था उड़ीसा व सिंध। ये 2 नए प्रांत उस समय बनाए गए। टोटल प्रांतों की संख्या 11 हो गई थी। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय बनाया गया था। अदन एक क्षेत्र है जिसे इंग्लैंड का औपनिवेशिक कार्यालय बनाया गया। उसके बाद में भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि 1919 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में भारतीय परिषद का पुनर्गठन किया गया था, जबकि 1858 की जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में भारतीय परिषद का गठन किया। 1919 में इसका पुनर्गठन किया था, और 1935 में इसका महत्व नहीं जानते हुए इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया। अपन ने ये देखा था कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित हुआ था, जबकि 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया, जो गोलमेज सम्मेलन में इन सारे प्रावधानों पर विस्तृत विचार हुआ था, जिसे 1935 के अधिनियम में लागू किया गया था। मगर ऐसा कहते हैं कि केंद्र में द्वैत शासन लाया तो गया था, लागू नहीं हो पाया। द्वैत शासन जो दिया था वो लियोनिस कार्टिस ने दिया था, जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि लियोनिस कार्टिस द्वारा, लियोनिस जैसा अपन पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, लियोनिस कार्टिस। तो लियोनिस कार्टिस ने द्वैत शासन की व्यवस्था दी थी, मतलब विषयों को 2 भागों में बांटना, ये लियोनिस कार्टिस द्वारा, जिससे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। उसके बाद में टोटल जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में 6 प्रांतों के अंदर टोटल जो 11 प्रांत हैं, उसमें 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। 2 तरह के सदन दिए गए थे। वर्तमान में अपन यहाँ अगर बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद, इस तरह की व्यवस्था है। तो उस समय ये व्यवस्था भी थी। जैसे 6 प्रांत थे, बम्बई, बंगाल, बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश और असम। उसके बाद अपन यहाँ बात करते हैं, तो ये जितनी मैंने बातें आपको बताई है, 12 जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। इन 12 पॉइंटों को एक बार वापस अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है कि यह सबसे बड़ा अधिनियम, अच्छे से आपको याद रखना है। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। तीसरा, सूचियाँ बनाई गई थी, जिनके विषय आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में आरबीआई का गठन किया गया, जिसके प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे, जबकि पहले भारतीय स्वतंत्रता के बाद में सीएस देशमुख। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे मॉरिस गायर, न्यायाधीश थे। सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया था, जो अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद में बर्मा को भारत से अलग किया गया, ये अपन देखते हैं। उड़ीसा व सिंध नए प्रांत बनाए गए। टोटल प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 11। अदन जो क्षेत्र है उसे इंग्लैंड का औपनिवेशिक कार्यालय बनाया गया, मतलब वो अपना सारा कामकाज यहीं से करेंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, बम्बई, बंगाल, बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश और असम। इसके बाद में जब भी कोई अधिनियम लागू होता है तो सभी अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो पंडित नेहरू ने इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। पंडित नेहरू ने कहा भाई ये तो दास्ता का घोषणा पत्र है, जबकि राजगोपालाचारी ने कहा था कि नया द्वैत शासन पुराने द्वैत शासन से भी बुरा है। मतलब 1919 का जो द्वैत शासन था और 1935 का जो द्वैत शासन है, मतलब दोनों ही द्वैत शासन एक तरह से बुरे हैं, मगर उन्होंने 1919 का द्वैत शासन कम बुरा बताया बजाय 1935 के अधिनियम। तो कुल मिला के बात यह है कि नया द्वैत शासन पुराने द्वैत शासन से भी बुरा है, मतलब अधिनियम एक भी सही नहीं है। उसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्ण सड़ा हुआ अधिनियम कहा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ये बाहर से तो जनतांत्रिक लगता है परंतु अंदर से खोखला है। तो ये सभी जो विचार थे इनके द्वारा दिए गए हैं। पंडित नेहरू की एक और आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने ये भी बोला था कि ये ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन ठीक नहीं है, मतलब गाड़ी तो है परंतु इंजन ठीक नहीं है। इस तरह की बात जो करते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिनियम के बारे में करते हैं।
हमारा मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दास्ता का घोषणा पत्र किसके द्वारा कहा गया था, तो पंडित नेहरू द्वारा। तो ये इस अधिनियम के 12 पॉइंट है, ये आपको अपने मस्तिष्क के पटल पर याद हो जाने चाहिए। साइमन कमीशन कब आया, ये ध्यान रहना चाहिए। कौन से अधिनियम की जांच के लिए आया, तो 1919 अधिनियम की जांच के लिए आया। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ, तो गांधी जी व अम्बेडकर के बीच में हुआ। और इसके बाद अपन देखते हैं कि ये 1935 का जो अधिनियम है, ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। आप इसी तरह वीडियो को ध्यान से देखते रहें। ये जितने भी क्वेश्चंस है, पूर्ण संभावनाएं हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन आपकी ज़रूर बैठ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत